दोस्तों, आप सभी का वीनू इंफोटेनमेंट में एक बार फिर से स्वागत है। प्रोफेसर मिश्रा का अभिवादन स्वीकार करें। आज के व्याख्यानमाला में हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या देश के प्रथम प्रधानमंत्री ग्लोबल पावर डायनामिक्स उसको ठीक तरीके से समझने में उनकी क्षमता कंप्रोमाइज थी, क्योंकि कई सारे ऐसे निर्णय हुए जो कि दूरगामी जा करके वह डिजायर्ड रिजल्ट नहीं दिया जैसा कि देना चाहिए था। आज हम ऐसे ही एक विषय को छू रहे हैं जिसमें कि आज के जो अपोजिशन पार्टीज हैं, खास करके जो भारतीय जनता पार्टी है, वह इस बात का आरोप जड़ते रहता है पंडित नेहरू के ऊपर कि उनकी अदूरदर्शिता के कारण ही यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल का हम परमानेंट सदस्य नहीं बन पाए, जबकि इस तरह का ऑफर 2 बार उनको दिया जा चुका था, एक 1950 में और एक 1955 में। तो इस व्याख्यानमाला में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यह ऑफर सचमुच नेहरू को मिला भी था या यह एक मनगढ़ंत आरोप है, और अगर यह ऑफर मिला तो इसके क्या क्या प्रमाण हैं, और फिर नेहरू के ऐसे क्या कारण थे नेहरू की सोच में या उनकी फॉरेन पॉलिसी में जिसके वजह से उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, और क्या उनकी अपनी निजी विचारधारा जो कि सोशलिस्ट विचारधारा से प्रेरित थी, क्या वह इस पावर डायनामिक्स में उन्हें चीन के साथ खड़ा कर दिया था, या वो अमेरिका से एक दूरी बना करके रखना चाहते थे ताकि वह वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो ग्लोबल पावर की व्यवस्था बनी थी और जो कोल्ड वॉर की स्थिति बनी हुई थी जिसमें कि 2 सुपर पावर आपस में लड़ रहे थे लगातार, उससे वह दूरी बना करके रखना चाहते थे ताकि जो भारत अभी अभी स्वतंत्र हुआ है वह देश बिना किसी अचड़े पचड़े और झगड़े में पड़े हुए अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ कर सके। तो आइए हम जानते हैं कि क्या है ये पूरा यूएन का कंट्रोवर्सी। दोस्तों, वुड्रो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स के द्वारा लाई गई एक शोध पत्र जिसका विषय है कोल्ड वॉर इंटरनेशनल हिस्ट्री, इसमें छपी एक लेख के अनुसार, जिसका की हेडिंग है नॉट एट द कॉस्ट ऑफ चाइना, इसमें एंटन हार्डर के लेख प्रकाशित हुए हैं जिसमें कि कुछ नए तथ्य भारत और यूएन के बारे में उजागर किए गए हैं। इस शोध पत्र में वो जाने माने भारतीय इतिहासकार और राजनीतिक शोधकर्ता एजी नूरानी को कोट किया है, जिसमें कि नूरानी ने नेहरू को मिले इस प्रस्ताव और नेहरू जी ने आखिर इस प्रस्ताव को क्यों खारिज किया, इस पर एक तरीके से प्रकाश डाला है। नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसी में एक तरह से एकरूपता थी। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि उनका एक अभिन्न मत था कि वैश्विक शांति के लिए यह जरूरी है कि चीन के वैध हितों को स्वीकार किया जाए। चीन को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में शामिल करने पर नेहरू जी अपने इस प्रिंसिपल्ड स्टैंड पर लगातार कायम रहे। चीन को सिक्योरिटी काउंसिल में जगह मिलनी चाहिए। हालांकि यूएन के पावर डायनामिक्स को यह एक तरह से उलट पुलट करने जैसा था, क्योंकि अमेरिका कुछ अलग डायनामिक्स क्रिएट करना चाहता था, और वह जो ब्रिटेन जिसने कि इस एरिया में इतनी लंबी शासन की थी उससे कुछ इस विषय पर अलग मत रखता था, और अमेरिका इस ओपिनियन का था कि चीन और भारत को एक ही तराजू पर तौला जाए, यानी इवन हैंडेड अप्रोच चाहता था वो। नेहरू जी के विचार को ठीक से समझने के लिए हमें उनके बहन विजया लक्ष्मी पंडित, जो उस वक्त हाई प्रोफाइल पोस्टिंग पर थी क्योंकि वो एम्बेसडर यूएसएसआर में भी रही थी और यूएसए में भी काम करी थी, उनके साथ जो संवाद नेहरू जी के हुए, उस संवाद को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस विषय पर कुछ गहराई से प्रकाश डलती हैं। 1950 के पूर्वार्ध में उन्हें विजया लक्ष्मी पंडित ने अपने एक कम्युनिकेशन में नेहरू जी को इस बात से अवगत कराई थी कि अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट में यह बात की खिचड़ी पक रही है कि किस तरह से चीन को यूएन के अस्थायी सदस्य के तौर पर उसे बनने ना दिया जाए और उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए और उसके जगह भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में ले आया जाए। अपने एक इंटरव्यू का जिक्र करते हुए पंडित कहती हैं कि फॉस्टर, डूल्स और फिलिप जेसप, ये 3 से जब उनकी इंटरव्यू हुई, इसमें जो उनसे इंटरव्यू लिया गया और जो कहा गया, उस इन तीनों इंटरव्यूअर में से खास करके डूले इस बात को लेकर के काफी तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। मार्कस चाइल्ड, जो कि एक जाने माने कॉलमिस्ट वॉशिंगटन पोस्ट के हैं, उनसे डूले ने यह रिक्वेस्ट किया है कि स्टेट डिपार्टमेंट आपसे इस विषय पर पब्लिक ओपिनियन बनाने की अपेक्षा रखती है। मैं जब इस कॉलमिस्ट से मिला और डूले से भी, उनको इस विषय पर स्लो चलने को बोला
क्योंकि मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि भारत इस तरह के किसी भी एडवेंचरिज्म को बहुत अच्छे तरीके से नहीं लेगा। इस तरह से यह बात स्पष्ट है कि नेहरू को इस तरह के ऑफर निश्चित रूप से मिले थे, खास करके अमेरिका के द्वारा। वहीं अगर हम 1955 में सोवियत संघ की तरफ देखते हैं तो उसका ऑफर जो है इट इज़ मोर डॉक्यूमेंटेड, क्योंकि नेहरू जी का जो समय के जो यूएसएसआर के प्रीमियर थे उनसे जो उनका कम्युनिकेशन हुआ है उसमें इस बात की बानगी मिलती है कि हाँ, इस तरह के कुछ ऑफर रसिया के तरफ से भारत को कॉन्क्रेटाइज्ड तरीके से मिला था। 1955 में फिर सोवियत संघ के तरफ से भारत को ऑफर आया और इसके कई डॉक्यूमेंट उपलब्ध हुए हैं। पहले नेहरू के संवाद जो सोवियत संघ के राष्ट्राध्यक्ष के साथ हो रहे थे कुछ इस पर प्रकाश डालते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि रूस यह प्रस्ताव यूएसए को काउंटर करने के लिए भारत को दिया होगा। बुल्गानिन से जब नेहरू जी यह जानना चाहे कि यूएन चार्टर के रिवीजन के बारे में उनका क्या मत है तो उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि वह नेहरू जी के इस मत से सहमत है कि अभी वह माकूल समय नहीं है जब इसका पूरा रिवीजन किया जाए। अभी इस बात पर जोर दिया जाए कि किस तरह से चीन को इसका अस्थायी सदस्य बनाया जाए और आगे चल करके जब प्रस्ताव लाया जाएगा तो उस समय में भारत को छठे सदस्य के रूप में इसमें शामिल करने के लिए वो प्रस्तावित करेंगे। तो इस तरीके से रसिया का ऑफर जो है कुछ कॉन्क्रीट नहीं दिखता है, सिर्फ एक एक्सप्लोरेटरी ऑफर दिखता है जिसमें बुल्गानिन भारत के ओपिनियन को जानना चाहता है कि अगर उनका नाम प्रस्तावित किया जाएगा तो वो ठीक होगा या नहीं होगा और वह इसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। नेहरू जी इस मत के थे कि भारत को उसके साइज और उसकी कैपेसिटी के चलते इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, उसको इस रूप में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, ना कि उसे इस रूप में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए कि पावर पॉलिमिक्स में किसी कंट्री को हटा करके और उसके रिप्लेसमेंट के रूप में इसको लाया जाए। भारत को एक स्वाभाविक शक्ति के रूप में एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। और नेहरू जी इस मत के थे कि समय आने पर इस बात को दुनिया स्वीकार करेगी और यूएन में इस तरह के रिफॉर्म हो जाएंगे, जो कि आज तक हो न सका। और इस वजह से नेहरू की यह सोच जो है वो आज के परिप्रेक्ष्य में पिट गई जान पड़ती है और दूरदर्शिता का भी इसमें अभाव दिखता है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो जीता वही सिकंदर। इतने की ऑफर्स को अगर थोड़ा नेहरू जी उस समय में सही तरीके से परस्यू कर लेते तो वो ऐसा जान पड़ता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में उसी वक्त भारत शामिल हो गया रहता, क्योंकि उस समय चूंकि चीन को भी लाने की बात चल रही थी तो भारत को भी साइमल्टेनियसली इंडक्ट किया जा सकता था। लेकिन चीन को नाराज न करने की जो नीति थी नेहरू जी की, क्योंकि इससे जो है इंटरनेशनल पीस वो मानते थे कि डिस्टर्ब हो जाएगा, इस वजह से उन्होंने भारत के पक्ष को उस वक्त में कमजोर कर दिया, जिसका भुक्तभोगी हम लोग आज तक बने हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये कंटेंट समझ पाए होंगे। अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें।